नमस्कार, स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार रात सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, लॉकडाउन 4 पर चर्चा की। गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 31 मई के बाद लॉकडाउन पर उनके राज्यों की क्या राय है और आगे वो क्या सोचते हैं, इस पर उनके विचार जाने। आपको बता दें, लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। क्या देश में लॉकडाउन 5.0 भी होगा? फिलहाल सबकी नजर इसी सवाल पर टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक 31 मई के बाद भी लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। 31 मई को मन की बात में पीएम मोदी इसका ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी संभावना कम भी है, क्योंकि इसे लेकर अभी भी कयास जारी है कि पीएम इस बात का ऐलान कर सकते हैं मन की बात के दौरान। और दूसरी तरफ एक गुट ये भी है बीजेपी का, जो कह रहा है कि पीएम ऐसा कोई ऐलान नहीं करने वाले हैं। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर नई बहस को हवा दी है। इस बार कैलाश विजयवर्गीय ने संविधान के अनुच्छेद 30 को हटाने की मांग की है। विजयवर्गीय ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 30 ने समानता के अधिकार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। विजयवर्गीय ने ट्वीट में लिखा कि देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को आर्टिकल 30 सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को हासिल नहीं है। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का हिमायती है, तो फिर इस अनुच्छेद की जरूरत क्या है? और कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद लखनऊ के मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि आज अगर कोई आर्टिकल 30 को खत्म करने की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारे हुकूक को कुचलने और अधिकार छीनने की बात हो रही है। वो इसका विरोध करते हैं। चाहता हूं, चूंकि जो हमारा संविधान है, उस संविधान में जिस तरीके से वो दिए गए इख्तियारात दिए गए, यही तो हमको बनाए हुए हमारे देश को सेकुलर है। आज अगर कोई आर्टिकल 30 को खत्म करने की बात कह रहा है, इसका मतलब जो हुकूक हैं उनको कोई पामाल करने की बात कर रहा है, जो हमारे अधिकार हैं उनको कोई छीनने की बात कर रहा है। इधर मरकज और मौलाना शाद पर सिकंजा कस चुका है। सीबीआई ने मरकज के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दस्तावेज अपने हाथ में ले लिए हैं। सीबीआई ने क्राइम ब्रांच से दस्तावेज ले लिए हैं संबंधित। अब तक दाखिल हो चुकी हैं करीब 47 चार्जशीट। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने मरकज से संबंधित दस्तावेज क्राइम ब्रांच से ले लिए हैं। सीबीआई की ओर से मरकज और इसके मुखिया मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर तब दर्ज की जाएगी जब उसे प्राथमिक जांच के दौरान ठोस सबूत मिलेंगे। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर रात सीडीओ सीएमएस प्रिंसिपल को संबोधित किया। कोविड अस्पतालों में साफ सफाई के निर्देश दिए, मरीजों से अच्छा व्यवहार किया जाए, नॉन कोविड अस्पतालों में इमरजेंसी की शुरुआत करें। तमाम निर्देश हॉस्पिटल के कर्मचारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, अधिकारियों को दिया। तो जो अहम बात सीएम की ओर से कही गई है सभी सीडीओ सीएमएस और प्रिंसिपल्स को, कि कोविड हॉस्पिटल्स में जो मरीज भर्ती हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सुविधाएं तो यहां पर होनी ही चाहिए, साफ सफाई का ख्याल रखें और साथ ही जो नॉन कोविड अस्पताल है वहां पर इमरजेंसी सेवा बहाल की जाए। और जो दूसरे ओपीडीज हैं उसमें भी अब काम की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। इधर पीजीआई प्रशासन की बड़ी लापरवाही, प्रशासनिक अधिकारी के बेटे को कोरोना हुआ है और 26 मई को केपी श्रीवास्तव का बेटा संक्रमित हो गया था। कोई डॉक्टर कर्मचारी क्वारंटीन नहीं किया गया इस दौरान। और आज मंत्री के निरीक्षण के समय भी, कल मंत्री जब निरीक्षण के लिए पहुंचे थे तो यहां पर डॉक्टर मौजूद थे। मंत्री सुरेश खन्ना ने कल पीजीआई का निरीक्षण किया था और जिस दौरान डॉक्टर भी मौजूद थे, जबकि उनका बेटा जो है वो कोरोना संक्रमित निकला था। और बेटे के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद भी किसी भी डॉक्टर कर्मचारी को ना तो क्वारंटीन किया गया, ना ही आइसोलेट किया गया। और अब जब मंत्री वहां पर मौजूद थे तो उनके साथ भी ये डॉक्टर महोदय वहां मौजूद थे, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है।
लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जानकारी के बाद लखनऊ के आरएमएल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक देवाशीष को हटा दिया गया है। उनकी नाराजगी देखने को मिली थी सीएम की, जिसके बाद देवाशीष शुक्ला को हटा दिया गया। अब उनकी जगह पर प्रोफेसर राजन भटनागर को आरएमएल का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। आरएमएल इंस्टीट्यूट के एनाटॉमी विभाग के भटनागर एचओडी हैं। दरअसल ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बुधवार को जब आरएमएल हॉस्पिटल के निरीक्षण के लिए सीएम पहुंचे थे तो वहां पर कई खामियां उन्होंने देखी थी, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताई थी। तो ये तस्वीर उस वक्त की, बुधवार की, जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे और यहां पर बहुत सारे डॉक्टर नदारत थे। उस वक्त डॉक्टर्स नहीं थे और साथ ही जो कर्मचारी थे उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया था, ना तो बहुत से कर्मचारियों ने मास्क ही लगा रखा था। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर जो मरीज मौजूद थे उनसे भी बातचीत की थी और अधिकारियों को फटकार लगाई थी कि यहां पर व्यवस्था मुकम्मल क्यों नहीं है। और इसी दौरे के बाद सीएम जब टीम 11 के साथ मीटिंग में पहुंचे थे तो वहां पर भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा था कि आप लोग व्यवस्थाओं का जायजा नहीं लेते। यही वजह है कि जगह जगह अनियमितता, अव्यवस्था देखने को मिल रही है, जिसके बाद हर तरफ हड़कंप। जो हॉस्पिटल कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बीच भी हड़कंप और साथ ही तमाम मंत्री भी एक्टिव हो गए थे और अब ये कार्रवाई की गई है। इधर आगरा में 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है। हिमांशु त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आगरा में जहां पर 800 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस और पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहा था कि आगरा में केसेस की संख्या बढ़ने की रफ्तार पहले से कम हुई थी और कहा यह जा रहा था कि यहां पर कंट्रोल कर लिया गया है। आगरा का जो नया मॉडल है, जो नए अधिकारी यहां पर पहुंचे कार्रवाई करने के बाद उन्होंने सख्ती दिखाई, जिसका असर दिख रहा है। लेकिन इसी बीच ये 3 कोरोना मरीजों की मौत की जो खबर आई है वो परेशान करने वाली है और इस वक्त 38 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है कुल आगरा में। और साथ ही 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस भी मिले हैं आगरा में। इस वक्त कोरोना पॉजिटिव केसेस की बात करें, कोरोना मरीजों की बात करें तो कुल ये 882 है। अब तक 774 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। आगरा में 70 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केस इस वक्त है। इधर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर कल से बीजेपी का अभियान शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 6 वर्चुअल रैलियां होंगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए पार्टी व्यक्तिगत संपर्क और डिजिटल संवाद करेगी। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फेसबुक लाइव के जरिए लाखों लोगों को सीधे संबोधित करेंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। तो जो लक्ष्य रखा गया है कि 10 करोड़ लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाएगी कि बीते 6 सालों में, जबकि दूसरे कार्यकाल का ये पहला साल पूरा हो रहा है, लेकिन बीते 6 सालों में मोदी सरकार की उपलब्धियां क्या रही वो 10 करोड़ जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, हमने लक्ष्य तय कर रखा है कि प्रत्येक जो 6 संगठन के हमारे 6 क्षेत्र हैं उन सभी 6 क्षेत्रों पर रैलियां करेंगे। जो हमारे संगठन के 98 जिले हैं उन सभी 98 जिलों पर भी हम इस तरह की वर्चुअल संवाद का कार्यक्रम करेंगे। उसी तरह जो हमारे मोर्चे हैं उन मोर्चों के द्वारा भी जिला स्तर पर जो प्रशासनिक जिले हैं उसके आधार पर हम वर्चुअल संवाद की स्थिति करेंगे। और आगे पार्टी ने तय किया है कि 10 करोड़ देश भर में संपर्क है, तो उत्तर प्रदेश में भी हमने तय किया है कि हम 1 करोड़ संपर्क का यह कार्यक्रम करेंगे। मोदी सरकार पार्ट 2 का पहला साल जो है वो पूरा होने को है और इस मौके पर जो संगठन की ओर से तमाम तैयारियां की गई थी उस पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। लिहाजा पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से तैयारियां इस बात को लेकर के की गई हैं कि वर्चुअल रैली के जरिए सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएंगी। और इसी कड़ी में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो 30 मई को फेसबुक लाइव करेंगे, तो वहीं 31 मई को पीएम मोदी अपने मन की बात में सरकार के कामकाज का जिक्र करेंगे। अनामिका सी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और इधर पीएसपी के अध्यक्ष शिवपाल यादव विधानसभा सदस्य बने रहेंगे। विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका वापस हो गई है। समाजवादी पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले ली है। एसपी से शिवपाल यादव चुने गए थे विधायक। शिवपाल ने अखिलेश से विवाद के बाद अलग पार्टी का गठन कर लिया है और कई बार खटास देखने को मिली चाचा भतीजे के बीच, और इस बीच उनकी सदस्यता वापस लेने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन अब ये याचिका समाजवादी पार्टी ने वापस ले ली है।
इधर लखनऊ विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये आपको दिखाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की दिसंबर 2019 में हुई एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप सही पाया गया है। यह खुलासा हुआ है आरटीआई से मिली जानकारी से। मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में पेपर लीक होने की पुष्टि की है और लॉ कॉलेज के डीन समेत 4 लोगों को दोषी माना है। पेपर लीक की पूरी कहानी को समझें उससे पहले इस कहानी के किरदारों से मिल लीजिए। ये ऋचा मिश्रा है। एसटीएफ ने अपनी जांच में इन्हें पेपर लीक करवाने का दोषी माना है। इसके अलावा लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर सीपी सिंह, पूर्व डीन आरके सिंह, प्रोफेसर अशोक कुमार सोनकर और डॉक्टर सतीश चंद्र को पेपर लीक करने का दोषी माना गया है। न्यूज 18 ने बार बार पेपर लीक होने का संदेह जताया था, जिसके बाद 10 दिसंबर 2019 को व्हाट्सएप पर ऑडियो वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा रद्द कर दी थी और तत्कालीन वीसी एसके शुक्ल ने मामले में शामिल 2 प्रोफेसर को निलंबित करते हुए परीक्षा रद्द कर दी थी। साथ ही एसटीएफ को जांच की सिफारिश की थी। एसटीएफ जांच रिपोर्ट के मुताबिक थर्ड सेमेस्टर का पेपर 50% तक लीक हुआ था। परीक्षा के समय मोबाइल पर नोट कराए गए सवालों में से पेपर में 50% सवाल हूबहू मिले हैं। ऑडियो से साफ हो रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों से आरोपी छात्रा ऋचा की बराबर बातचीत हुआ करती थी। यहाँ तक कि ऋचा को ये भी पता होता था कि किस विषय का पेपर कौन बना रहा है। हेलो जी सर, नमस्कार सर। बस सर कॉमर्शियल लॉ है सर, बस आज का तो ठीक हो गया सर। अशोक कुमार सर ने जो बताया था सब वही आ गया जी। हर पेपर से पहले ऋचा पेपर बनाने वाले प्रोफेसर को फोन करती थी और प्रोफेसर उसे प्रश्न पत्र में आने वाले प्रश्न बोल कर लिखवाते थे। कुछ बता दीजिए सर, कुछ पढ़ाई दीजिए, कुछ बता दीजिए क्या आएगा सर। बता, हाँ सर मैंने बुक रखी है सामने, आप बताएंगे तो मैं उसको सब ठीक कर लूँगी। परीक्षा के बाद ऋचा फिर से प्रोफेसर को फोन करती थी और मदद के लिए धन्यवाद दिया करती थी। उनका थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सब आपने जो बताया था वही सब आ गया। मैंने ठीक ठाक किया, हाँ थैंक्स अ लॉट सर। एसटीएफ ने तत्कालीन वीसी शैलेश शुक्ला को जांच में क्लीन चिट दे दी है, लेकिन प्रोफेसर से बातचीत के दौरान ऋचा ने खुद को वीसी का करीबी बताया है। और वीसी तो अभी अपने ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्ट्रार का वो जो वीसी है ना शुक्ला जी तो अपने ही है इस समय। एसटीएफ की जांच के बाद अब मामले में कार्रवाई का इंतजार है। एसटीएफ रिपोर्ट के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय का अब वो दावा भी खारिज हो गया है जिसमें उसने प्रश्न पत्र लीक होने की नहीं बात कही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो छात्र अनुचित साधनों का लाभ प्राप्त करके परीक्षा दे चुके हैं क्या वो दोबारा परीक्षा कराई जाती है अथवा नहीं। साथ ही साथ देखने वाली बात ये भी होगा कि दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों साथ ही साथ उन शिक्षकों के विरुद्ध लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन व विभाग कौन सी कार्रवाई करता है जिससे ये दोषी अधिकारी जिन्होंने गुरु और शिष्य के संबंधों को छलने का काम किया है इनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन उपेन के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 लखनऊ। खबर बलिया से, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। ये मामला गढ़वार थाना इलाके का है। ये बवाल काफी देर तक चलता रहा। काफी देर बाद पुलिस यहां पहुंची। इधर लखनऊ में गुरुवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। गाजीपुर रिंग रोड पर 3 कार आपस में टकरा गई है। क्रिकेटर अक्षयदीप नाथ की कार भी टकराई है। क्रिकेटर अक्षयदीप चला रहे थे उस वक्त कार। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, अच्छी बात यह है, लेकिन रिंग रोड पर 3 कार टकरा गई। इधर लखनऊ में बीती रात एक भोजनालय में आग लग गई। विकासनगर इलाके में यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। तो ये देखिए भोजनालय जहां पर आग लग गई और शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। आग पर कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन जो भोजनालय में रखा हुआ सामान था वो जल गया। गाजियाबाद में गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई और जब 2 पक्षों में झगड़ा हुआ।
कपिल नामक एक युवक जिसे गोली मार दी गई। पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पूरा मामला थाना सिहारी गेट क्षेत्र के मालीवाड़ा इलाके का है। थाना सिहानी गेट से सूचना मिली कि दो पक्षों के बीच में आपसी झड़प हुई है, जिसमें फायरिंग की भी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें जो मौके पर जो घायल था कपिल मट्टी, उसको जो अस्पताल ले जाया गया था वहां पर उसको मृत घोषित किया गया है। इस सूचना के आधार पर जो दो लोग वहां पर जो संदिग्ध बताए जा रहे थे हमलावर पक्ष के, उन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ अभी जारी। उन्नाव में कार से कुचलने की कोशिश हुई, वो भी प्रधान के परिवार को, और ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान के घर पर दबंगों ने हमला किया। प्रधान के परिवार ने दबंगों को खदेड़ दिया। सोहरामऊ कोतवाली क्षेत्र के महरौना का ये मामला देखिए जरा। यहाँ पर पूरे परिवार को कुचलने की कोशिश इसी गाड़ी से हुई थी और दबंगों ने लाठी डंडों से किसी तरीके से प्रधान के परिवार ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद गाड़ी जो चला रहा था वो वाहन लेकर भागा वहां से। सोहरामऊ में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, इसमें दो पक्षों में मारपीट का मामला आया है। इसमें दोनों पक्षों को पुलिस थाने ले आई है। दोनों पक्षों का मेडिकल कराया जा रहा है और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में मां और दो बेटियों की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रेमी अपनी पहचान उजागर होने से बचना चाहता था और इसी डर से उसने तीनों का कत्ल किया है। दरअसल प्रेमिका की बहनों ने आरोपी को पहचान लिया था, जिसके बाद आरोपी ने दो दोस्तों के साथ मिलकर उन तीनों की ही हत्या कर दी और शवों को तालाब के पास फेंककर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों से पूछताछ की है, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। इधर अलीगढ़ में दारोगा का रिश्वत लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दारोगा एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसका वीडियो बनाकर पीड़ित ने एसएसपी को ट्वीट कर दिया। इस मामले के सामने आने के बाद एसएसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां एक बार फिर पुलिस को कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। 25,000 रुपए का इनाम इस बदमाश पर रवि उर्फ रब्बा गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौके से भाग गया। जाचा थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और लगातार यहां पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।